जय भीम, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। साथियों, मैं अनुरुद्ध सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आर्मी, संयोजक मंडल यात्रा। साथियों, आज हम बात करेंगे जातिवार जनगणना पर। जो बिहार में आंकड़े आए हैं उसकी क्या स्थिति है और ये कितना ज़रूरी है, और जो वर्ग विशेष है उसको जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद तकलीफ़ क्यों हो रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं और दो दुखद खबर जो आई है हम उसको आपके सामने रखना चाहते हैं। सूचना यह है कि देवरिया की घटना जो आप सब जान रहे हैं, मैं अपनी टीम के साथ 8 अक्टूबर को स्वर्गीय प्रेम यादव जी के परिवार से, उनके बच्चों से मिलने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए उनके घर दोपहर 1 बजे जा रहा हूँ। तो जो भी साथी आना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरे में रहते हुए वो लोग आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की कोशिश करें और स्वर्गीय प्रेमचंद यादव जी के बच्चों से मिलकर के उनको हिम्मत देने का काम करें। एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, एक तरफा दमन किया जा रहा है। स्थानीय विधायक, सांसद और सारे ब्राह्मण नेता जो हैं सभी दलों के एक हो गए हैं। हिंदू महासभा से लेकर के सारे संगठन इस समय जो है एक तरफा यादवों को विलेन बनाने और प्रेमचंद यादव पर कार्रवाई को लेकर के दबाव बना रहे हैं और सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है। इसलिए आप लोग भी आने का काम करें। और दुखद खबर ये है कि एक तो अमेठी के अंदर राम अवतार गुप्ता जी की हत्या कर दी गई पीट करके। ये मामला है अमेठी के परसौली का, अमेठी के गांव परसौली का मामला है। आप देखिएगा, ये वीडियो भी है, आप देख सकते हैं, जिसमें राम अवतार गुप्ता जी की जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इनकी पांडे ब्रदर्स ने लाठी डंडों से पीट करके अजय पांडे और अनिल पांडे ने इसलिए हत्या कर दी क्योंकि इन्होंने शौच का लोटा, सुबह की घटना है, शौच जा रहे होंगे तो जो लोटा था जिसमें पानी लेकर जा रहे थे उसको छू लिया और इसको चलते इन दोनों ब्राह्मण भाइयों ने, अनिल पांडे और अजय पांडे ने पीट करके राम अवतार गुप्ता जो पिछड़ी जाति से आते हैं उनकी हत्या कर दी। और इसके बाद एक घटना ये है कानपुर देहात की, जहाँ पर शुक्ला गैंग ने, ब्राह्मणों ने विश्वकर्मा परिवार पर हमला कर दिया, विश्वकर्मा लोहार परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 2 भाइयों नारायण विश्वकर्मा और रामवीर विश्वकर्मा की हत्या हो गई। लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इसमें 5 लोग उनके घर के घायल हैं। ये दुखद घटना है। तो लगातार पिछड़ी जातियों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, हमला बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अब समय है कि सब कुछ भुला करके पिछड़ी जातियां संगठित हों, इस अन्याय के खिलाफ लड़ें और अपने हक हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए लड़ें। और एक मैं ये भी आज घोषणा करता हूं कि जिस तरीके से मंडल आर्मी सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, आरक्षण को लेकर के, हक हिस्सेदारी को लेकर के लड़ रही है, अब उसी तरीके से मंडल आर्मी इस तरह के अत्याचार, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को भी लड़ने का काम करेगी। लेकिन हम थोड़ा सा कमज़ोर हैं, संसाधनों से कमज़ोर हैं, उतना मजबूती से हम चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे और आप सबका साथ मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम इन आताताइयों पर कंट्रोल करेंगे और इनके नशे को उतारने का भी काम करेंगे। हमें संगठित होने की ज़रूरत है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो जाति जनगणना के आंकड़े हैं। तो इसमें सबसे पहली जो बात है, आप देखेंगे कि बिहार में एक जो जनगणना जो हुई उसमें सबसे ज़्यादा जो जाति जनसंख्या यादवों की बताएगी, उसके बाद पासवान समाज की जनसंख्या बताई गई। लेकिन निषाद समाज ने भी एक लिस्ट मल्ला समाज ने जारी की है, उसमें वो दावा करते हैं कि वो करीब 10% है। उन्होंने कई अपनी उपजातियों को शामिल करके एक लिस्ट बनाई हुई है। मैं उस लिस्ट को भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक लिस्ट है, इसको आप पढ़ सकते हैं, तो कोशिश करें पढ़ने की। तो इन्होंने दावा किया है कि करीब जो है इन्होंने 20 जो उपजातियाँ हैं मल्लाह समाज की, उनको जोड़ करके दावा किया है कि उनकी आबादी करीब 10% है।
और 10% की आबादी टोटल जो है सवर्ण जातियों की बिहार के अंदर है। तो इस हिसाब से हम जो है अगर बात करते हैं तो देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में ओबीसी की आबादी 65% है, इसका हम दावा करते हैं। लेकिन अगर सरकार कहती है कि हम गलत हैं तो फिर इसकी जाति जनगणना करवा ले और हमें जो है गलत साबित करने का काम करे। अब हम ज़मीन का जो आंकड़ा है ये ड्यू के प्रोफेसर संदीप यादव जी ने रिसर्च के ज़रिए साझा किया है और इसके अनुसार ये आप देखिएगा, ये जो ज़मीन का आंकड़ा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वो दिखाई दे सके। वो ये लिस्ट है वो संदीप जी ने साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में भूमिहार जिनकी आबादी 2.87% है, यानी कि 3% से भी कम है, इनके पास सर्वाधिक ज़मीन 39% है। वहीं ब्राह्मणों के पास जिनकी आबादी 3.5% करीब है, 3.66%, इनके पास ज़मीनें 16% हैं बिहार में। और राजपूत जिनकी आबादी बिहार में 3.45% करीब 3.5% है, इनके पास जो ज़मीनें हैं वो 19% हैं, यानी कि 74% ज़मीनों पर 10% आबादी का अवैध कब्जा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सच है। तो बिहार सरकार को चाहिए कि लैंड रिफॉर्म को सही तरीके से लागू करे और भूमिहीन पिछड़ी जातियों में इस ज़मीन को बांटने का काम करे, दलित जातियों में इस ज़मीन को बांटने का काम करे, आदिवासी जातियों में ज़मीन को बांटने का काम करे। लैंड रिफॉर्म को सही तरीके से लागू किया जाए और सभी को समान ज़मीनों का वितरण किया जाए। ये सामाजिक न्याय के लिए बहुत ज़रूरी कदम है, इसलिए ये आवश्यक है कि इस दिशा में काम किया जाए। बिहार सरकार से हमारी मांग है कि वो लैंड रिफॉर्म करवाए और इस ज़मीन का जो है वितरण करने का काम करें। अब दूसरी बात, जनरल की आबादी जो है ओबीसी से आधी है, लेकिन सांसद दोगुने लोकसभा चुनाव में हैं। अब इसमें ये ओबीसी की आबादी जो है दिखा रहे हैं 22.8%। ये जो है आप देखिएगा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और जनरल की संख्या देश में कितनी है हम सब जान रहे हैं। ये जातिवादी मीडिया जो है अपना नैरेटिव गढ़ता रहता है और लोगों में भ्रम पैदा करता रहता है। देश में जनरल की आबादी 15% से ऊपर नहीं है, स्पष्ट 15-85 की लड़ाई है। और मैं यहाँ तक मानता हूँ कि अगर पूरे देश की आबादी निकाली जाएगी तो सामान्य वर्ग सवर्णों की आबादी 15% से भी नीचे रहेगी, 10 के ही आसपास रहेगी। लेकिन इनके अनुसार अगर हम बात करें तो 2019 का ये आंकड़ा इन्होंने दिया है कि ओबीसी जनसंख्या 52%, लेकिन अब बिहार की जनगणना से ये क्लियर हो गया कि हम 63% से ऊपर हैं और सांसद 22% हैं। एससी की आबादी 16.6% है और सांसद 15.83% है, यानी कि एससी के भी सांसद कम हैं। एसटी की आबादी 8.6% है और सांसद 9.57% है, यानी कि एसटी में थोड़ा सा एक आध सांसद ज़्यादा है। वहीं पर सामान्य वर्ग की आबादी इन्होंने 22.8% दर्शाई है, 23% के करीब दर्शाई है। और सांसद इसमें जो है 43% हैं, 42.72% इनके सांसद हैं, यानी कि 43% जो सांसद हैं। और वहीं पर 9.57% सांसद अल्पसंख्यक हैं, इनमें से कुछ ओबीसी वर्ग से भी हो सकते हैं। ये मतलब कह रहे हैं कि जो 9.57% सांसद अल्पसंख्यक हैं, इनमें कुछ ओबीसी वर्ग से भी हो सकते हैं, इनको जानकारी नहीं है। तो आप सोचिए किस तरीके से ये खेल किया जाता है। अब सवाल ये है कि जब से बिहार का कास्ट सेंसस जारी हुआ है, जातिवार जनगणना का आंकड़ा जारी हुआ है, तब से ब्राह्मण भूमिहार जो जाति के लोग हैं विशेष रूप से इनके जो है आग लगी हुई है, क्योंकि अरे आंकड़ा आ गया, ज़मीनों का भी खुलेगा, नौकरियों की भी अभी पोल खुलेगी, किसने अवैध कब्जा कर रखा है, ये भी पता चलेगा कि कौन जो है जो लंबे समय से एक तरफा जो शोषण करता आया है, चंद मुट्ठी भर संख्या होने के बावजूद। आप सोचिएगा, इससे इनको जो है आग लगी हुई है और लगातार ये फर्जी नैरेटिव फैला रहे हैं, जिसमें कुछ ओबीसी एससी के भी इनके जो गुलाम हैं वो शामिल हैं। नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि फला जाति की जनगणना सही नहीं हुई, फला जाति के आंकड़े गलत दिए गए हैं, इसके आंकड़े इतने होने चाहिए थे, इतने ही दिए गए हैं।
फला में तो इतनी आबादी थी तो ये अब इतनी कैसे है। तो ये तमाम तरह के नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है। 2011 में इतनी थी, अब इतनी है। तो 2011 की किसी साथी ने हमें भी बताई है कि यादवों की आबादी 2011 में बिहार में 17% थी, तो 14% क्यों है। तो ये जो है इस तरीके से भ्रमित करने, ओबीसी को तोड़ने और आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जबकि सच ये है कि आप सोचिएगा कि बिहार में मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी हैं और कुर्मी समाज से आते हैं। अगर जनगणना के आंकड़े गलत हैं, आंकड़े गलत दिए गए हैं, तो नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि वो कुर्मी समाज की आबादी यादवों से ऊपर या यादवों के बराबर या 10% 11% दर्शा देते, तो उनको उसका राजनीतिक लाभ मिल सकता था। लेकिन कुर्मियों की आबादी भूमिहार ब्राह्मणों के बराबर दर्शाने से उनको कौन सा राजनीतिक लाभ मिलने वाला है, ये बात जो है हमें समझनी पड़ेगी। किस तरीके से ये लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये लगातार हमारे लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। अभी हम इसमें देखें तो जो भूमिहार समाज है, कुर्मी समाज है, कुर्मी समाज की आबादी 2.8% है। आप सोचिएगा जिस जाति का मुख्यमंत्री है, अगर उस मुख्यमंत्री ने गलत आंकड़े दिए होते तो कुर्मी समाज की आबादी 2.8% नहीं 14% 15% होती। जबदास चमार समाज की आबादी, मोची समाज की आबादी 5% से ऊपर है। ये यादवों के बाद सबसे बड़ी जाति बिहार में है जनसंख्या में। उसके बाद हम बात करें तो अभी मल्लाह समाज ने जो दावा किया है, वो कहते हैं कि सारी 20-22 कुर्मियों को उन्होंने मिलाया, जिसकी जोड़ करके आबादी 10% के करीब बनती है। तो ये उनका दावा है। तो आप सोचिएगा कि इनको इतनी दिक्कत हो रही है कि अब जो है बिहार में हुई है, झारखंड में भी घोषणा हो चुकी है, झारखंड में भी जाति जनगणना होने वाली है, छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े सार्वजनिक कभी भी हो सकते हैं, कर्नाटक के भी जाति जनगणना के आंकड़े कभी भी सार्वजनिक हो सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी को 33% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। तो इससे ये पूरी तरीके से तिलमिलाए हुए हैं। लेकिन अभी हमने ये लड़ाई जीती नहीं है, लड़ाई अब शुरू हुई है। तो अब मेरी आप सभी से अपील है कि जातिवार जनगणना के मुद्दे को बहुत ही मजबूती से उठाने का काम करें। जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ देने का काम करें। हम लोग लंबे समय से लगातार लड़ रहे हैं और 13 महीने से ऊपर होने वाला है। मंडल यात्रा जो चल रही है, ये हमारी जो तीसरी यात्रा है। इससे पहले 2021 से हम गांव-गांव घूमने का काम कर रहे हैं, 16 अगस्त 2021 से। और ये तीसरी यात्रा है जो हमने 25 अगस्त 2022 से शुरू की थी। आज करीब 13 महीने हो चुके हैं। और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में मई से हैं। अगला चरण आप सबको पता है कि अस्वस्थ होने की वजह से बच्चों की मैं यात्रा को रोक दिया था। और उसका दूसरा कारण ये भी कि फाइनेंशली प्रॉब्लम हमारे पास बहुत ज़्यादा इस समय आ चुकी है, क्योंकि लंबे समय तक ज़मीन पर काम करना और इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। आप समझते हैं कि खर्चे होते हैं, लाखों रुपया खर्च होता है महीने में। तो हमारा 7वां चरण मंडल यात्रा का इलाहाबाद से इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ शुरू होगा, जो 15 तारीख से 15 अक्टूबर से जिसकी शुरुआत होगी। उससे पहले हम 8 अक्टूबर को देवरिया जाएंगे, 12 अक्टूबर को ग्वालियर जाएंगे जहां गुर्जर समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, वहां जाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे जैसे आप सबका सपोर्ट मिलता है तो जहाँ जहाँ भी अत्याचार होता है वहाँ हम पहुँचने का प्रयास करें, अपने समाज के लोगों को हिम्मत देने का काम करें, उनके लिए न्याय की मांग करें। चाहे वो विश्वकर्मा समाज पर जो अत्याचार हुआ है, चाहे अमेठी में राम अवतार गुप्ता जी की हत्या की गई है, कानपुर में विश्वकर्मा बंधुओं की हत्या की गई है, चाहे आजमगढ़ में मौर्य बहन की हत्या की गई है। इसी तरीके से जहाँ भी अत्याचार होगा वहाँ हम पहुँचने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सब आपके साथ सपोर्ट और सहयोग से ही संभव हो पाएगा, ये आप भी जानते हैं, इसमें कोई समझाने का विषय नहीं है। और अंत में हमारी आपसे अपील है कि इसको शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करें चैनल के साथ में, और यात्रा के साथ, मंडल यात्रा के साथ जुड़ने का काम करें, साथ देने का काम करें। शारीरिक रूप से फिजिकली मंडल यात्रा में शामिल हों, कार्यक्रम कराने के लिए आगे आएँ। और साथ ही हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस बार करीब जो मंडल रथ है उसकी 2 किस्त ड्यू हो चुकी है, करीब 37,000 जो नहीं दे पाए, क्योंकि
ये उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और लगातार हम बीमारियों में भी फंस गए, तो जो हमारे खुद का निजी जो हमारी व्यवस्था थी वो भी चरमरा गई है। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि फाइनेंशियल सपोर्ट करने का भी काम करें और मंडल यात्रा में पार्टिसिपेट करने का भी काम करें, ताकि हम 17 फरवरी 2024 में स्थायी और मजबूत किसान आंदोलन तरह आंदोलन खड़ा कर सकें और जातिवार जनगणना देश भर में लागू करवा सकें, संपूर्ण मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवा सकें और जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी की लड़ाई को हम सब मिलकर के साकार कर सकें। इसलिए आप सभी से मेरी अपील है कि साथ आइए, तन से, मन से, धन से, आप जैसे सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करने का काम करें। आज का जो समय है ये कदम पीछे खींचने का नहीं है, बल्कि मिल करके संगठित हो करके मुकाबला करने का समय है, आवाज़ उठाने का समय है, प्रतिकार करने का समय है, हक छीन लेने का समय है, क्योंकि यही आज सही समय है। अगर हम आज चूक गए तो हमें नहीं लगता है कि फिर ऐसा मौका दोबारा आएगा जब सारी विपक्षी पार्टियां आपके फेवर में खड़ी हों, जब सारी विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना की मांग कर रही हों, जब सारी विपक्षी पार्टियां जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी की बात कर रही हों, जब सारी विपक्षी पार्टियां पिछड़ा वर्ग की बात कर रही हों। ऐसा मौका दोबारा शायद ना आए, इसलिए इस मौके को जाने मत दीजिए और संगठित होकर लड़ाई लड़ने का काम करिए। धन्यवाद साथियों। जय मंडल, जय भीम, जय श्रमदान, इंकलाब जिंदाबाद, उलगला। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें, यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है, हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।